नमस्कार। देश दुनिया प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत प्राइम टाइम की इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, एमपी में खनन माफिया एक बार फिर काल बना है। ग्वालियर में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ने की कोशिश में वन विभाग के आरक्षक की मौत हो गई। आरक्षक नरेंद्र शर्मा अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गए। दूसरी बड़ी खबर, रायपुर में चर्च पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले और तोड़फोड़ का आरोप है। हमले में चर्च में मौजूद 5 लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और रमन सिंह ने आज यूपी के वृंदावन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान शिवराज सिंह ने एमपी की तमाम योजनाओं को गिनाया। उन्होंने किसानों को सस्ते लोन से लेकर लाडली लक्ष्मी तक एमपी सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई। चौथी बड़ी खबर, जेएनयू विवाद को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और कन्हैया कुमार पर बड़ा हमला बोला है। मथुरा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा कि जेएनयू में अफजल गुरु का समर्थन करने वाला एक छोटा गुट जिहादियों का था और उनको समर्थन देने वाला बड़ा गुट माओवादियों का था, लेकिन इन दोनों का समर्थन करने कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। पांचवी बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में जुटी देश भर की महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन के समापन समारोह में आज पीएम मोदी ने महिलाओं की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि महिलाएं खुद सक्षम हैं, लिहाजा पुरुष उन्हें सशक्त करने वाले कौन होते हैं। जब नेता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघकर सियासी जुमलेबाजी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए छींटाकशी करते हैं तो कई बार स्तर बेहद गिर जाता है। आज ऐसा ही वाकया रतलाम में पेश आया, जब सर्राफा कारोबारियों के धरना आंदोलन को समर्थन करने के लिए कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया पहुंचे थे। धरना स्थल पर सर्राफा कारोबारियों से मुखातिब होते हुए कांतिलाल भूरिया ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाना बनाया। भूरिया ने पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि पीएम थूक कर चाटने जैसा काम करते हैं। भूरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जिस कानून के खिलाफ थे, आज वही काला कानून लागू करवा रहे हैं। हालांकि बाद में भूरिया अपने इस बयान पर सफाई देते हुए भी नजर आए। मुंबई में उसने अपना नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और जिस तरह से कहा था थूक के खुद चाट रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और जिस तरह से कहा था थूक के खुद चाट रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी खुद जो कहते थे मैं ये करके दिखाऊंगा, तो कहावत है थूक के चाटना कहावत है कि आप खुद कहते हैं, उसी बात को आप नहीं कर रहे। तो ये बात है कि वैसे कांतिलाल भूरिया यहीं नहीं रुके। इस मंच से सांसद कांतिलाल भूरिया ने नाम लिए बिना ही वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी बेतुका बयान दे दिया। भूरिया ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आधे दिन नशे में रहते हैं, लेकिन बाद में इस बयान पर भी भूरिया की सफाई सामने आई। भूरिया के मुताबिक उन्होंने सत्ता में नशे की बात कही थी। वित्त मंत्री आधा दिन तो नशे में रहता, पता नहीं क्या बोल रहा क्या कर रहा। वित्त मंत्री आधा दिन तो नशे में रहता, पता नहीं क्या वो वित्त मंत्री जी पता नहीं जाने कौन सी धुन में रहता। आपने देखा होगा ना, कभी साल ओढ़ लेंगे, कभी जाने क्या कर लेंगे। ये सत्ता का नशा नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को ऐसा हो गया है कि खुद सुस्ती पड़ रही है। कांतिलाल भूरिया लोकसभा उपचुनाव हुए थे, चुनाव जीता और उसके बाद ये शायद जीत की खुमारी है और कांतिलाल भूरिया पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। एक बार फिर पीएम पर और वित्त मंत्री पर निशाना साधा है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं आप एमपी बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, आज कांतिलाल भूरिया ने 2 बयान दिए, विवादास्पद बयान। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा कि पीएम थूक कर चाटते हैं, उनकी कथनी करनी में फर्क है। और दूसरा, वित्त मंत्री अरुण जेटली की उन्होंने कहा कि अरुण जेटली आधे दिन नशे में रहते हैं। हालांकि बाद में दोनों बयानों पर सफाई आई है। बीजेपी की प्रतिक्रिया? देखिए, पूरे देश की परिस्थिति को हमारे मतदाता बखूबी देख रहे हैं और देश में ये पहली बार हुआ है आजादी के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की 282 से अधिक सीटें लेकर एक मत से सरकार बनी है जी। और यह जनादेश जो आपके दर्शक हैं इन लोगों ने मिलकर दिया है। और यही कारण है कि कांतिलाल भूरिया जैसे राजनेता जो हैं वे अपना आपा खो बैठे हैं और आपा जब खो देते हैं और जब संस्कारों की कमी रहती है
तो ऐसे अमर्यादित बयान निकल कर आते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें सोचना चाहिए कि 282 प्लस के जनादेश यानी इतनी जनता का समर्थन लेकर जो नेता सामने खड़ा है उस पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले और खास तौर से मुझे लगता है मर्यादा का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। यदि कोई कमजोर भी है तो उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जनता इसका जवाब देगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप जो ये असहिष्णुता और ये सब डिबेट भी आप जो देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जिहादी ताकतें ये देश में इकट्ठी हो गई हैं और इनकी एक प्रकार की असहिष्णुता मोदी जी के प्रति है जो विभिन्न रूपों में दिखाई दे रही है, चाहे वो बयान हो या घटनाएं हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जिहादी ताकतें इस देश में इकट्ठी हो गई हैं और इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस प्रकार के अमर्यादित भाषा का प्रयोग मोदी जी के खिलाफ किए जाएं। तो मुझे लगता है कि क्या इससे हितेश जी इससे कांग्रेस हासिल क्या करना चाहती है आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि वे अपना आपा खो चुके हैं और मैंने जैसा बताया है कि देश में पहली बार ये हुआ है। एक और बात हुई है कि कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट अपने राष्ट्रीय दल होने का भी जो उनका स्टेटस था वो खो चुके हैं। उनको इतने वोट भी नहीं मिले, एक ही सांसद है सीपीआई का उनके पास। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी आपने देखा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो बना पाए, वो हैसियत उनकी नहीं है। वहीं देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के केस पर उनके जो नेता हैं राहुल गांधी वो बेल पर है। यानी कि पहली बार कांग्रेस ऐसे लोगों की अध्यक्षाई में चल रही है जो जमानत पर हैं 420 और इस प्रकार की धाराओं के प्रकरण में। तो मुझे लगता है ये बहुत एक खराब दौर से वे अपने कर्मों की वजह से गुजर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है। हितेश जी ठीक है, बीजेपी का पक्ष जान लिया, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर सुनते हैं कांतिलाल भूरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और अरुण जेटली जी के लिए क्या बात कही। जरा सुनिए एक बार वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कांतिलाल भूरिया के बोल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और जिस तरह से कहा था थूक के खुद चाट रहा हो। क्या नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और जिस तरह से कहा था थूक के खुद चाट रहा हो। नरेंद्र मोदी जी खुद जो कहते थे मैं ये करके दिखाऊंगा, तो कहावत है ये थूक के चाटना कहावत है कि आप खुद कहते हैं उसी बात को आप नहीं कर रहे। तो ये बात है कि कतरी करने में अंतर है। तो नशे में रहता, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा है। तो वित्त मंत्री आधा दिन तो नशे में रहता, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा है। वित्त मंत्री जी पता नहीं जाने कौन सी धुन में रहता। आपने देखा होगा ना, कभी साल ओढ़ लेंगे, कभी जाने क्या कर लेंगे। ये सत्ता का नशा नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को ऐसा हो गया है कि खुद सुस्ती पड़ रही है। कांतिलाल भूरिया ने दो बयान दिए हैं, प्रधानमंत्री पर और वित्त मंत्री पर। इस वक्त पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, वैसे चर्चा में जो है वो हितेश वाजपेयी जी भी शामिल है, अपनी बात कह चुके हैं। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कांतिलाल भूरिया ने आज प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा, वित्त मंत्री के लिए क्या कहा, ये हमने आपको भी सुनवा दिया है, जनता को भी सुनवा दिया है। हितेश वाजपेयी बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि ये संस्कार की कमी है। कांग्रेस साथ दे रही है इस बयान का क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हितेश वाजपेयी जी को कांग्रेस को संस्कार की परिभाषा, संस्कार सिखाने के पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को देखना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांतिलाल भूरिया जी बहुत वरिष्ठ राजनेता, भारत सरकार में मंत्री रहे, पर जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया तो थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और वित्त मंत्री के लिए जो उन्होंने कहा कि आधा दिन नशे में रहते हैं, मैं दोनों बातों पर बात कर रहा हूँ कि राजनीति में इतनी तल्ख टिप्पणी किसी भी दल के प्रति नहीं होना चाहिए। पर आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को संस्कार का पाठ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनकी पार्टी के लोग किस प्रकार की बात करते हैं। पर इस आधार पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी ये स्वतंत्र नहीं दे सकते कि वो किसी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करें। और ये बड़ी चिंता का विषय आसिफ भाई लोकतंत्र के लिए है कि हमारा लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है या कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है? हितेश वाजपेयी जी, क्या ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है या स्पेशली कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है? देखिए, मुझे लगता है पंकज जी ने स्वतः ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत की राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैंने भी इसीलिए कहा कि मैं तो इसको टिप्पणी योग्य भी नहीं मानता हूँ।
क्योंकि हमारी आदि भाषा का आप मुझे बताइए साहब कौन समर्थन करेगा इस देश में। और यदि सांसद स्तर के लोग और कांचीलाल भूरिया जी जैसे लोग जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मतलब मैं तो हतप्रद हूँ यह सुन के कि देश स्तर तक जाकर बोलेंगे, तो ये दुर्भाग्यजनक है और उनकी हताशा का प्रतीक है। और हताशा का प्रतीक होने के नाते यही बात मैं कह रहा हूँ कि आज यदि अफजल गुरु का समर्थक कैंपस में जाकर राहुल गांधी करते हैं, तो ये कांग्रेस को सोचना है देश उनसे जवाब मांगेगा। हमारे सवालों का जवाब वो ना दे, पर देश उनसे उनके इस आचरण का जवाब जरूर मांगेगा। ये बात सही है कि आज उनकी इतनी हैसियत नहीं रही लोकसभा में, देश में उनको वो जगह बिठाया है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी अपना नहीं बना सकते बिना सरकार की। ठीक है साहब, वो बातें रिपीट हो रही हैं, कोई बात नहीं। हितेश वाजपेयी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। पंकज चतुर्वेदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है, बीजेपी निशाना साध रही है, लाजमी भी है। और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी ऐसी बातों के पक्ष में नहीं है, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, उनको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए और होना भी यही चाहिए। इस तरह के कड़वे बोल, इस तरह की भाषा परहेज इससे किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जेएनयू विवाद को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और कन्हैया कुमार पर बड़ा हमला बोला है। मथुरा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा कि जेएनयू में अफजल गुरु का समर्थन करने वाला एक छोटा गुट जिहादियों का था और उनको समर्थन देने वाला बड़ा गुट माओवादियों का था, लेकिन इन दोनों का समर्थन करने कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। जेटली ने कहा कांग्रेस पार्टी में इससे पहले कभी किसी भी नेता ने देश तोड़ने वाली ताकतों का साथ नहीं दिया, लेकिन आज कांग्रेस के नेता देश तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा जेटली ने कन्हैया कुमार पर भी हमला बोला। जेटली ने कहा कि जेल जाने से पहले जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, जेल से छूटने के बाद उन्हें भी अब जय हिंद बोलकर और भारत का तिरंगा हाथ में लेकर ही भाषण देना पड़ रहा है। कोई याकूब मेनन की याद में कार्यक्रम करना चाहता है, कोई अफजल गुरु की याद में कार्यक्रम करना चाहता है। कौन लोग थे? एक छोटा वर्ग था जो जिहादियों का था, एक बड़ा वर्ग था जो माओवादियों का था। देश तोड़ने के नारे लगे, देश के टुकड़े टुकड़े नारे लगे, और दुर्भाग्य इस देश का था कि आज तक इस देश की मुख्यधारा में रही कांग्रेस पार्टी, उसके नेता इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए अगले दिन ये कभी गांधी जी ने नहीं किया था, ये कभी नेहरू जी ने नहीं किया था, ये डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था, ये कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी ने भी नहीं किया था। जो एक बार भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हुए जेल गए, जब छूट कर आए तो जय हिंद और तिरंगा झंडा दिखा के उनको भाषण देना पड़ा। ये हमारी एक वैचारिक जीत थी। उज्जैन पहुंचे एमपी बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जमकर बरसे। चौहान ने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो खलनायक हैं। चौहान के मुताबिक जो लोग कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं वो सभी अलगाववादी हैं। नंद कुमार सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की तरफ से कन्हैया को चुनाव प्रचार के फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने उनका स्वागत इसलिए किया कि एक अलगाववादी लोगों का वो हीरो है, वो देश का हीरो नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो देश के खलनायक ही कहलाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने आज यूपी के वृंदावन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिवराज इस दौरान एमपी की तमाम योजनाओं को गिनाना नहीं भूले। उन्होंने किसानों को सस्ते लोन से लेकर लाडली लक्ष्मी तक एमपी सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई। प्रधानमंत्री जी ने अपना एक मंत्र दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नौजवान मित्रों, मध्य प्रदेश की धरती है, हमने तय किया कि बेटी पैदा होगी मध्य प्रदेश में तो लखपति पैदा होगी, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आप 0% ब्याज पे कर्जा नहीं लेंगे। अगले साल से तो
90,000 वापिस ले जाओ। ये चमत्कार के मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है और अब तो सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी इस कारण से कहने का फैसला मध्य प्रदेश की धरती पर जात पात पूछे कोई हरि को भजे सो हरि को होई। बच्चों में क्या भेदभाव। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी मथुरा के वृंदावन पहुंचे। बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। रमन सिंह ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा, युवा शक्ति की बदौलत पीएम मोदी के सपनों को पूरा किया जा सकता है। आज हम अपने कोई छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का विकास खाने बताने नहीं आ रहे। मैं तो ये बताने आया हूं कि ये सब संभव इसलिए हुआ कि डॉक्टर रमन युवा मोर्चा से प्रशिक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के इच्छुक कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की वजह से आज हजारों लाखों लोगों के करोड़ों लोगों के बीच एक छत्तीसगढ़ की उदाहरण मैं देता हूँ कि हम उस विकास की यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जिस मंच में शिवराज जी आ जाए फिर दूसरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। शिवराज जी मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इस देश के लोगों का नेतृत्व किया। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले 5, 10, 15 साल में ये युवा शक्ति जो मेरे सामने बैठी है, देश की युवा शक्ति इस हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाएगी। ना चीन रहेगा ना अमेरिका रहेगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत ये युवा शक्ति इस परिवर्तन के शुरुआत के रूप में, और आप उसकी अगुवाई करें। राजधानी दिल्ली में जुटी देश भर की महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन के समापन समारोह में आज पीएम मोदी ने महिलाओं की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि महिलाएं खुद सक्षम हैं, लिहाजा पुरुष उन्हें सशक्त करने वाले कौन होते हैं। मोदी ने सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि जिस परिवार में महिला नहीं होती वहां पुरुष न तो अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा पाते हैं और न ही लंबे वक्त तक जी पाते हैं, और जिन परिवारों की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है वहां महिलाएं हर चुनौती को बेहतर तरीके से निभाती हैं। एक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्तिकरण नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा। हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद मल्टीटास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी, बच्चे को भी सूचना देती होगी। ये यानी कभी हम थोड़ा डिसेक्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में कई स्पीकर आए, लेकिन जितने महिला स्पीकर आए हर एक को ध्यान रहा होगा कि मीरा कुमार थे, सुमित्रा जी है। आजकल राज्यों में भी बहुत बड़ी मात्रा में महिला स्पीकर रोल कर रही हैं। जहां जहां उनको अवसर मिला, अगर मैं नहीं जानता हूं किसी ने सर्वे किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सर्वे करें तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर, उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर, उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया। रायपुर में एक चर्च में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप लगा है। कचना इलाके में यह हमला उस वक्त किया गया जब रविवार होने की वजह से 100 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे प्रार्थना के लिए यहां पर इकट्ठा हुए थे। चर्च में मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ युवक नारा लगाते हुए लाठियों और चाकू से लैस होकर सीधे चर्च में घुसे और वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में 4 महिलाओं को चोट आई है। इन युवकों ने चर्च में रखी कुर्सियों और सामान को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है। युवक आधा घंटे तक चर्च में तांडव मचाते रहे। इसके बाद ये युवक यहां से चले गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हमला करने आए युवकों की 3 मोटरसाइकिल जब्त कर केस दर्ज कर लिया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।